So either we talk about electrode potential or we say reduction potential, same meaning should be there, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल को ही हमने स्टैंडर्ड पोटेंशियल एज्यूम किया हुआ है। तो जो केमिकल रिएक्टिविटी है स्पीशीज की इन ट्रांजिशन मेटल्स की, वो डिपेंड करेगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद आ रही हो तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो लिथियम है उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा कम है और इसलिए उसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है और वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो देखिए किसी भी मेटल का जो रिडक्शन पोटेंशियल है कैसे मेजर कर सकते हैं हम, ये देखिए ये कोई हमारे पास मेटल है, उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो हम तभी मेजर कर पाएंगे जब वो एक्वस में आ रहा हो, M2 पॉजिटिव एक्वस। जैसे आप कॉपर हाफ सेल बनाते थे, कॉपर हाफ सेल बनाते समय कॉपर मेटल की रॉड को आपने कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर दिया और ऐसे हाफ सेल का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो आप बताया करते थे कि 0.34 वोल्ट होता है। यानी कि कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस में जब कन्वर्ट होगा स्पीशीज, तभी हम उसका रिडक्शन पोटेंशियल मेजर कर पाते हैं। या अगर मैं आपसे कहूं कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, तो बहुत सिंपल सी बात है, ये साइन रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 0.34 वोल्ट कॉपर के लिए। हम यहाँ पर आते हैं टॉपिक पर कि अगर हमें किसी का रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करना है किसी भी मेटल का, तो हमें उस मेटल सॉलिड को M2 पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम उसका रिडक्शन पोटेंशियल मेजर कर पाएंगे। लेकिन ये जो मेटल सॉलिड से M2 पॉजिटिव का कन्वर्जन है, ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। पहले इस मेटल सॉलिड को हम कन्वर्ट करेंगे मेटल गैसियस एटम में, उसके बाद इस मेटल गैसियस एटम को कन्वर्ट करेंगे मेटल गैसियस कैटायन में, और उसके बाद इस मेटल गैसियस कैटायन को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, जिसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो कहलाएगी आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी। और इस सॉलिड को गैसेस में अगर आप चेंज करेंगे तो इसके लिए चाहिए होगी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, यानी कि सॉलिड में से किसी एक एटम को गैसेस फॉर्म में जो चेंज करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कह दो आप, या फिर इसको आप एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी बोल सकते हो। अब मेटल गैसियस एटम को आपको डाइवेलेंट कैटायन में कन्वर्ट करना है गैसियस के, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, और एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे यानी कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है दैट इज कॉल्ड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल की कितनी है, 0 है, और यहाँ कितना है, +2। तो 0 से +2 का मतलब हो गया ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तभी ये काम कर पाएगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, राइट। तो ये जो कन्वर्जन है मेटल सॉलिड से मेटल 2 पॉजिटिव एक्वस आयन में, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, 3 स्टेप होंगे इसमें। पहले स्टेप में जो मेटल सॉलिड है वो मेटल गैसियस एटम में कन्वर्ट होगा, इसके लिए जो एनर्जी आप देंगे वो कहलाएगी आपकी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सॉलिड को डायरेक्टली गैसेस में चेंज कर रहे हैं। उसके बाद इस मेटल गैसेस एटम को डाइवेलेंट कैटायन में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल दिया, और सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने बोल दिया। अब इस मेटल गैसेस कैटायन को कन्वर्ट करना है मेटल एक्वस आयन में, उसके लिए इसके वाटर में डिसॉल्व करेंगे और जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब देखिए ये जो कन्वर्जन है मेटल सॉलिड से मेटल 2 पॉजिटिव एक्वस आयन में, ये होगा या नहीं होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा
कि जो टोटल एंथैल्पी चेंज है इस प्रोसेस के लिए वो नेगेटिव अगर होगा तब तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो टोटल एंथैल्पी चेंज कैसे पता करेंगे? ये तीन एंथैल्पीज का सम है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या इसी को आप एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी बोल सकते हो, ये वाला, प्लस सम ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस सम ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अगर इन तीनों एंथैल्पीज का सम नेगेटिव आता है तब तो प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। और जब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा तभी जो ई नॉट वैल्यू है m से m2 पॉजिटिव ई पॉजिटिव आएगी। आपको मालूम है अगर ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आती तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता था, तभी ये मेटल सॉलिड मेटल टू पॉजिटिव एक्वस आयन में कन्वर्ट होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए कि अगर ये टोटल एंथैल्पी चेंज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एक ही बात है, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सम ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी ये नेगेटिव आता है तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, यानी कि टोटल एंथैल्पी चेंज हैज टू बी नेगेटिव। और जब ये नेगेटिव आएगा तभी जो ई नॉट वैल्यू है m से m2 पॉजिटिव एक्वस वाली वो कैसी आएगी? पॉजिटिव, यानी कि मेटल की टेंडेंसी होगी ऑक्सीडाइज होने की और तभी ये काम करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, तो अब कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं या मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है किस पे डिपेंड करती है, तो आप अल्टीमेट फैक्टर की बात करेंगे एंड दैट अल्टीमेट फैक्टर इज ई नॉट वैल्यू। ये अल्टीमेट फैक्टर है सर। अगर ये ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव हुई then only metal will undergo oxidation and then only it act as oxidizing agent। अब ये ई नॉट वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? ये आपको मैंने बताया, ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पे डिपेंड करेगा। It depends on sum of first and second ionization enthalpies and it also depends on hydration enthalpy। If the sum of these four enthalpies or three enthalpies comes in negative magnitude, then only the conversion of metal solid to metal 2 positive aqueous ion will take place and then only it will undergo oxidation and then only it will act as reducing agent और ultimately जो E नॉट वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है बात? ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो स्केच हमने बनाया, जो डायग्राम बनाया, ये जो चार्ट बनाया है, ये हमने किसके लिए बनाया? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए, इसके लिए बनाया है। ई नॉट Cu2 पॉजिटिव कितना है? -0.34 वोल्ट। देखिए M से M2 पॉजिटिव की तो बात हो रही है, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव की तो बात हो रही है। ऑक्सीडेशन में जाएगा तभी कैसा काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। लेकिन मैंने क्या बताया आपको? इलेक्ट्रो पोटेंशियल का मतलब क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन चार्ट किसके लिए है? ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए। तो कोई घबराने की बात नहीं है। जो वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आ रही है वो उसका साइन चेंज हो जाएगा तो रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता चल जाएगा। इस तरह से कनेक्ट करना है। ये जो चार्ट है हमारे पास, ये जो हमने आपको कन्वर्जन दिखाया है मेटल सॉलिड से M2 पॉजिटिव एक्वस आयन में, ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देगा। और जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल। यानी कि अगर इसका साइन आप रिवर्स कर दोगे जैसा हमने यहाँ किया हुआ है तो आपको क्या मिल जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा। टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस पता चल जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से आते हैं मैं आपको बताता हूँ। In 8.6 they are asking for the first row transition series metals the E naught values are वेनेडियम का -1.18। देखिए क्या दे रखा है? रिडक्शन पोटेंशियल है ना, M2 पॉजिटिव टू M। जब कभी भी आपको वैल्यूज दी होंगी तो 100% रिडक्शन पोटेंशियल की ही दी होंगी, 99%, राइट? क्योंकि
जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज एज्यूम टू बी द स्टैंडर्ड वन। तो वेनेडियम की -1.18, क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल -0.91, मैंगनीज का फिर देखिए माइनस का 1.18 बढ़ गया थोड़ा सा, आयरन का फिर कम हो गया माइनस का 0.44, कोबाल्ट का माइनस का 0.28, निकल का फिर 0.25 और कॉपर का फिर पॉजिटिव हो गया 0.34। तो कहने का मतलब ये है कि जो इरेगुलरिटी है रिडक्शन पोटेंशियल में इन मेटल्स के बहुत ज़्यादा है। और इसी का रीज़न जानना चाह रहे हैं कि आप कैसे बताएंगे कि इन मेटल्स के जो 3D सीरीज या फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज के मेटल्स हैं, इनके जो रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यूज़ हैं इतनी ज़्यादा वेरी कैसे कर रही हैं। तो देखिए रिडक्शन पोटेंशियल किसी एक फैक्टर पे तो डिपेंड करता नहीं है। रिडक्शन पोटेंशियल 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पर, सम ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज और हाइड्रेशन एंथैल्पीज। आप क्या बताएंगे? आप ये बताएंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज आर डिपेंडेंट ऑन आयनाइजेशन एंथैल्पीज, enthalpy of sublimation and hydration enthalpies which are which are highly variable or irregular for these transition metals। जिन बातों पर रिडक्शन पोटेंशियल डिपेंड करता है वो 3 है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन है और हाइड्रेशन एंथैल्पीज है। तो अगर ये तीनों वैल्यूज इन ट्रांजिशन मैटर्स के लिए बहुत ज़्यादा वेरी करेंगी तो जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ हैं वो भी काफ़ी वेरी करेंगी, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत डायरेक्टली आपको ये लिखना है, द ई नॉट वैल्यू डिपेंड्स ऑन एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज एंड hydration enthalpies values, and these 3 enthalpies show highly irregular variation for these 3D series or first row transition metals. That's why there are irregularities in the reduction potential of these transition metals, right? आप इस बात को भी ऐड कर सकते हो कि मैंगनीज के केस में इस तरह से -0.91 से फिर -1.18 क्यों हो गया, क्योंकि जो मैंगनीज है उसका आपको मालूम है मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि उसका जो डी सबशेल है हाफ फिल्ड है, एक्स्ट्रा स्टेबल है, और उसकी जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है काफ़ी लो हो जाती है, क्योंकि D5 एक्स्ट्रा स्टेबल होने की वजह से जो इंटरेस्ट है ओवरलैपिंग का थोड़ा सा कम हो जाता है, और इसीलिए मैंगनीज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक्सेप्शनली कम हो जाता है। हालांकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर सबसे ज़्यादा है उसके बावजूद भी। तो ये जो मैंगनीज के लिए वेरिएशन आया इस तरह से, वो जैसे यहाँ पे -1.18, इसका फिर -91, ये -1.18, यहाँ फिर देखो कम होता जा रहा लगातार। तो इनका जो मेन कंसर्न है मैंगनीज के लिए, इनकी ज़्यादा परेशानी कि मैंगनीज में ऐसा क्यों हुआ कि वेनेडियम फिर ये कम हुआ फिर ये बढ़ गया थोड़ा सा। तो ऐसा इसलिए है कि जो मैंगनीज के लिए जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो काफ़ी कम हो जाती है मैंगनीज और वेनेडियम के लिए भी, इसलिए जो ई नॉट वैल्यू है वो इस तरह से इरेगुलर वेरी करती है। अब देखिए एक बात समझिए, इन्होंने ये बात लिख दी मैंगनीज के लिए वेनेडियम के लिए, लेकिन हमें क्या मालूम भाई, हमें तो एक बेस मालूम है। बेस ये है कि साहब जो ई नॉट वैल्यू है वो सिंगल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, 3 एंथैल्पीज पे डिपेंड करता है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज एंड थर्ड हाइड्रेशन एंथैल्पीज। अगर ये 3 एंथैल्पीज इन ट्रांजिशन मैटर्स के लिए इरेगुलर वेरी करेंगे तो जाहिर सी बात है इससे कनेक्टेड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं, ई नॉट वैल्यूज हैं, वो भी इरेगुलर रहेंगे। तो मैं बच्चों को सजेस्ट नहीं करता कि आप मैंगनीज या वेनेडियम का जिक्र यहाँ पर करें। यहाँ एक बेसिक चीज़ पूछी जा रही है कि ट्रांजिशन मेटल्स के जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसमें इरेगुलरिटी क्यों है। तो बस एक ही बात बताएंगे, द ई नॉट वैल्यूज आर नॉट रेगुलर विच कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ irregular variation of ionization enthalpies
सब्लिमेशन एंथैल्पीज एंड हाइड्रेशन एंथैल्पीज। अगर आपको याद रह जाता है तो आप ये बात लिखें वेनेडियम और मैंगनीज के बारे में कि इनकी एंथैल्पीज ऑफ सब्लिमेशन रिलेटिवली थोड़ी सी लो हो जाती है, वरना जो मैंने पहले बताया कि ये तीनों एंथैल्पीज इरेगुलरली वेरी करती हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। दैट इज सफिशिएंट। ये 3 बार एनसीईआरटी में दिया गया है। एक तो ये रहा विच इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, Cr2 पॉजिटिव और Cr3 पॉजिटिव, और ये भी लगभग इससे मिलता जुलता ही है। और ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको इन टेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेगा, और यही क्वेश्चन एग्जाम्पल की फॉर्म में भी दिया गया है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। बच्चे बहुत अच्छे से आंसर इसको नहीं करते क्योंकि उनकी बात थोड़ी कम समझ में आती है। देखिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। वाई इज Cr2 पॉजिटिव रिड्यूसिंग and Mn3 positive oxidizing when both have D4 configuration? मैं देखिए बिल्कुल आपको बताता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन को कॉपी कर रहा हूँ, फिर मैं इसको डिस्कस करूँगा आपके साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 3 बार एग्जाम में, मतलब 3 बार एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एक आपका एग्जाम्पल की फॉर्म में, एक आपका इंटेक्स की फॉर्म में, और एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो तीनों क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। बेस एक ही है, और ये क्वेश्चन यही नहीं, ये क्वेश्चन मतलब दूसरे क्वेश्चन के साथ अटैच करके भी कई बार पूछा गया है। उसको सीख लेते हैं। देखिए इनका डाउट ये है भाई कि Cr2 पॉजिटिव जो है ना, ये रिड्यूसिंग है। Cr2 पॉजिटिव इज रिड्यूसिंग, जबकि जो Mn3 पॉजिटिव है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग। अगर आप क्रोमियम का ग्राउंड स्टेट में इसी लिखेंगे तो वो आएगा 4s1 और 3d5, अगर आपको याद आ रहा हो। तो जब Cr2 पॉजिटिव वाली कंडीशन आ गई तो 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। एक कहाँ से जाएगा, 4s से जाएगा, ये तो हो गया 4s0, और ये क्या हो जाएगा 3d4, ये हो जाएगा आपका 4s0, और ये हो गया 3d4। 2 इलेक्ट्रॉन जाने हैं ना। मैग्नीज के केस में अगर ग्राउंड स्टेट में इसी आप लिख रहे हो तो आर्गन 3d5 4s2, तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए Mn3 पॉजिटिव में से तो 4s तो 0 हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, 5 से चला जाएगा। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी 3d4 और 4s0। तो मैं 4s0 लिख दे रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए। तो इनका डाउट यही है, कह रहे हैं कि जो क्रोमियम है इसमें Cr2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में D4 है, Mn3 पॉजिटिव में भी D4 है, उसमें से Cr2 पॉजिटिव तो रिड्यूसिंग है, यानी कि जब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो खुद तो ऑक्सीडेशन में जाएगा। जब ये Cr2 पॉजिटिव से Cr3 पॉजिटिव में जाएगा तो ये खुद क्या हो गया, ऑक्सीडेशन में जा रहा है, और तभी तो काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और Mn3 पॉजिटिव क्या बता रहे हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग है, यानी कि खुद कहाँ जाएगा, रिडक्शन में जाएगा। जब ये रिडक्शन में जाएगा तभी तो काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो ये बात इनकी समझ में नहीं आ रही है कि भाई D4 यहाँ भी, D4 यहाँ भी, ऐसा क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइजिंग, ये ऑक्सीडेशन में जाने की टेंडेंसी रख रहा है, और ये रिडक्शन में जाने की टेंडेंसी रख रहा है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो देखिए Mn3 पॉजिटिव वाला केस पहले मैं आपको समझाता हूँ। Mn3 पॉजिटिव में D4 कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए 1 2 3 4 5, तो D4 का मतलब हो गया पार्शियली फिल्ड है। ये D4 का मतलब है पार्शियली फिल्ड,
और यहाँ आप देख रहे हैं ये Mn2 पॉजिटिव में कंडीशन क्या आ जाएगी, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं ना, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे। यानी कि जैसे Mn3 पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो जो डी सबशेल कैसी होगी, D5 हो गई, हाफ फिल्ड। और आपको मालूम है कि हाफ फिल्ड के लिए हम लिखते हैं एक्स्ट्रा स्टेबल। तो ये D5 सबशेल है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद Mn2 पॉजिटिव केस में कैसी हो गई, D5 हो गई, हाफ फिल्ड हो गई, एक्स्ट्रा स्टेबल हो गई। इसलिए Mn3 पॉजिटिव की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है टू रिड्यूस एंड टू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो D4 सबशेल है दैट बिकम एक्स्ट्रा स्टेबल। ठीक है, तो ये बात तो बच्चों को समझ में आ जाती है। और ये जो हम बात कर रहे हैं ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पर हम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो क्या हो रहा है, आर्गन, यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया ना, आर्गन 3d3 4s0। तो यहाँ पे D3 का मतलब क्या हो गया, यहाँ भी पार्शियली फिल्ड है, यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आ रही है इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इस बात को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि क्यों Cr2 पॉजिटिव रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। इस बात को एक न्यू थ्योरी एग्जिस्टेंस में आई जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। कलर की जो बात की थी हमने कि जो डी सबशेल की डीजनरेसी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ये दो सेट ऑफ एनर्जीज में टूट जाएगा। नीचे वाली आर्म छोटी बनानी है और ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल रहेंगे T2G, और ये आपका जो एटॉमिक ऑर्बिटल चलेगा जिनकी रेंज ज़्यादा ये एनर्जेटिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। तो जो D4 वाली कंडीशन है वो देखिए ऐसे हो सकती है, D4 1 2 3 4 ये वाली कंडीशन हो गई D4 वाली। ये हाफ फिल्ड, ये पार्शियली फिल्ड, ये स्टेबिलिटी कम है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये T2G कैसा हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। T2G3 कैसा हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। और हाफ फिल्ड की वजह से कैसा हो गया, एक्स्ट्रा स्टेबल। और इसीलिए जो Cr2 पॉजिटिव है उसकी टेंडेंसी D4 से D3 होने में ज़्यादा होगी, क्योंकि ये T2G3 हाफ फिल्ड वाला एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात आपको समझ में थोड़ी कम आएगी क्योंकि आपको ये जब CFT पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 9 में तब ये बात ज़्यादा क्लियर होगी। ये भी हो सकता सर था। ये कहाँ गया, हाँ बेटा, पीजी वाला सर एक कहाँ गया, ये लूज कर दिया, देखिए ये लूज कर दिया। जब Cr2 पॉजिटिव Cr3 पॉजिटिव में कन्वर्जन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना। ओके ओके सर। यहाँ पर ये बात ऐसी भी हो सकती थी कि जो 4 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं D4 वाले पहले ऐसे हो सकते थे, ये ऐसा भी आ सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ना जा करके यहाँ पर आता है, ये भी हो सकता है। ये कब होगा ये बात को बताऊंगा, लेकिन हो सकता था। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन भी है और एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तब भी T2G3 अब भी हाफ फिल्ड ही रहेगा और वो एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से Cr2 पॉजिटिव की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी टू गेट ऑक्सीडाइज इनटू Cr3 पॉजिटिव, और ये तभी ऑक्सीडेशन में जाएगा और अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। यानी कि ये जो बात है वाई Cr2 पॉजिटिव इज एक्टिंग एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ VBT, इसे एक्सप्लेन करने के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का यूज हमें करना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंग टू CFT, बड़ी अच्छी लैंग्वेज उन्होंने लिखी, देखिए चालाकी से, द लेटर कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि यहाँ जो आएगा द लेटर कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स T2G3 हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल, दैट्स व्हाई Cr2 पॉजिटिव हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू Cr3 पॉजिटिव। ये दोनों बातों को बड़े चालाकी से बचा गए। यानी कि अगर कॉन्फ़िगरेशन ये होता T2G3 Eg1 तब भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद T2G3, अगर कॉन्फ़िगरेशन ये होता
T2G4, EG0, तब भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद T2G कॉन्फ़िगरेशन आता है। तो इन्होंने एक बात यूज की है, द लेटर कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इसके बाद वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें दोनों ही कंडीशन में T2G कैसा हो जाएगा, हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल। तो बहुत ही अच्छी लैंग्वेज के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया एनसीईआरटी में, आपको दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने दोनों बातों को कवर किया है और एकदम परफेक्ट लैंग्वेज के साथ इस आंसर को लिखा है। ये देखिए मैं इसका आंसर पढ़ रहा हूँ आपके लिए। Cr2 positive is reducing as its configuration changes from D4 to D3. The later configuration having a half-filled T2G label, see Unit 9. The later having a half-filled T2G3 configuration. On the other hand, the change from Mn3 positive to Mn2 positive results in the half-filled D5 configuration which has extra stability. तो देखिए D5 वाली बात तो आपकी समझ में आ गई कि D5 वाली बात में तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है Mn3 पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव में, लेकिन D4 से D3 में कैसे स्टेबिलिटी आ रही है, that can only be explained on the basis of CFT in which the later configuration will have half-filled extra stable T2G3 configuration, right? सी यूनिट 9। कायदे में जो यूनिट 9 है ये चैप्टर नंबर 5 के बाद, बल्कि चैप्टर नंबर 4 के बाद होना चाहिए था, क्योंकि कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो चैप्टर नंबर 4 के बाद आना शुरू हो गए, तो बच्चों को दिक्कत होती है। कायदे में ये चैप्टर जो है यूनिट 5 की जगह होना चाहिए था।